सो डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने जो फर्स्ट चैप्टर देखा सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब नेक्स्ट चैप्टर है अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो एटम के बारे में हमने काफ़ी कुछ देखा और शायद उसमें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी फर्स्ट चैप्टर में। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम एटम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ने के बाद शायद इस चैप्टर में आएगी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उसमें एटम के बारे में रफ नॉलेज आपको 9th और 10th में हो चुका है, पर अब यहाँ पर अपन डिटेल में देखेंगे। क्योंकि एनसीईआरटी ने कुछ पोर्शंस डिलीट कर दिए गए, इसलिए हम इन पोर्शंस को बहुत ही ब्रीफली देखेंगे, ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले आते हैं परमाणु जो टर्म है वो किसने दी? महर्षि कानड़। परमाणु हिंदी में एटम को बोला जाता है, जो इंडियन वेस्टर्न लैंग्वेज में एटम का जो नाम है वो इंडियन लैंग्वेज में उसको परमाणु बोलते हैं। तो परमाणु सबसे पहले जो टर्म दी वो महर्षि कानड़ ने दी थी। ये एक इंडियन सेंटर फिलोसोफर थे। ये तकरीबन 600 BC, इनका एग्जैक्ट जो पीरियड है वो नोन नहीं है, पर ऐसा बोलते हैं कि 600 BC के समथिंग ये हुए थे और उसी दौरान इन्होंने परमाणु टर्म दी। अब आते हैं एटम पर। तो जो एटम टर्म है ये डेमोक्रिटस ने दी थी। ये ग्रीक फिलोसोफर थे, ये तकरीबन 400 BC। इसका मतलब हम ग्रीक वालों से 200 साल पहले से भी एटम को जानते थे। और इस एटम का जो मतलब है वो होता है अनकटेबल। इसका जो मतलब है होता है अनकटेबल। लेटर उसके बाद बहुत बाद में डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की। डाल्टन हाल ही में 1800 समथिंग में डाल्टन थ्योरी प्रपोज की। डाल्टन ने बोला था कि मैटर एक छोटे छोटे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो मैटर की वो होती है एटम। एटम को अपन छोटे छोटे पार्ट और स्मॉलर यूनिट में नहीं काट सकते, और किसी भी कोई भी एक टाइप का एलिमेंट एक ही जैसे एटम से मिलकर बना होता है। ये डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी के पार्ट थे। लेकिन बाद में एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ ने बताया कि एटम जो आज का जो एटम अपन देखते हैं वो बेसिकली डाल्टन्स की थ्योरी से रिसेंबल करता ही नहीं है। वहाँ पर कुछ ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, जिनकी बात डाल्टन ने नहीं की थी, वो भी देखने को मिले। इसलिए डाल्टन्स की थ्योरी को बहुत ही फंडामेंटल थ्योरी, बहुत ही प्रिमिटिव टाइप की थ्योरी मान के छोड़ दिया गया। अब आगे जब इन इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई ये भी एनसीईआरटी ने हटा दिया, इसलिए अपन इनके बारे में भी ब्रीफ उसमें देखेंगे। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब थी, CRT ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब इनको बोलते हैं। उनमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करने पर इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस देखा गया। ये सब जो इलेक्ट्रॉन के बारे में जितना भी रिसर्च चला वो जो पीरियड था वो 1879 से 1909 तक। 1909 तक अपन बेसिकली इलेक्ट्रॉन के बारे में सब कुछ जान गए थे। तो साइंटिस्ट थे जे थॉमसन। जे थॉमसन ने क्या करा? जे थॉमसन ने कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब की हेल्प से इलेक्ट्रॉन का E/m रेशो बताया। E/m रेशो, इलेक्ट्रॉन का E/m रेशो बताया। और मिलिकन जो था, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था, उसकी मदद से इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला। अब बेसिकली थॉमसन ने जो E/m रेशो बताया ये चार्ज और मास रेशो, चार्ज टू मास रेशो। अब चार्ज टू मास रेशो एक सिंगल टर्म अपने को मालूम थी, E/m मालूम था, लेकिन इसमें E अपने को सेपरेट नहीं पता, मास अपने को सेपरेट नहीं पता था। तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से मिलिकन ने बताया कि चार्ज कितना होता है। तो एक्स आपको पता था, चार्ज आपको पता है, लेकिन उसके बाद आपको मास पता चल गया। तो बेसिकली मास और चार्ज का जो फाइंड आउट करने का क्रेडिट है वो मिलिकन को जाता है। इसके बाद डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के बाद सब दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन खोजा गया। ये तकरीबन गोल्डस्टीन ने 1886 में के समथिंग इसका एग्जिस्टेंस बताया कि एटम में कोई ना कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी होता है। इसके बाद आई इसके बाद एक और सब एटॉमिक पार्टिकल एग्जिस्टेंस में आया जिसको बोलते हैं न्यूट्रॉन। तो जेम्स चैडविक ने 1932 में हीलियम पर अल्फा पार्टिकल, बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल के बम्बार्टमेंट से ये देखा कि न्यूट्रॉन जैसे कुछ न्यूट्रल पार्टिकल भी एटम में रहते हैं, एटम में मिलते हैं। तो ये बेसिकली एक थीम थी, कैसे हम एटम के बारे में पढ़े, कैसे हम एटम के बारे में जाने। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स का हमें किस तरह से पता चला। अब ये कैसे देखा, ये पहले जो सिलेबस में 11th के सिलेबस में हुआ करता था, जो डिटेल में देखते थे कि किस तरह से CRT ट्यूब आई, कौन सी कैथोड रेस थी, कौन सी एनोड रेस थी, और चैडविक ने न्यूट्रॉन कैसे खोजा, प्रोटॉन गोल्डस्टीन ने कैसे खोजा। तो इस सब डिटेल में था, लेकिन इस बार सिलेबस से सब हटा गया तो हम उसके बारे में डिस्कस
नहीं करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं मॉडल्स ऑफ एटम की तरफ। सो नेक्स्ट हम आते हैं वेरियस एटॉमिक मॉडल्स पर। तो एटॉमिक मॉडल्स में सबसे बहुत सारे एटॉमिक मॉडल्स प्रपोज किए गए साइंटिस्ट द्वारा पर, लेकिन दो मॉडल अपने सिलेबस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे जो एलिमिनेट कर दिए गए, डिलीट कर दिए। आपको नहीं पढ़ना है पर मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको। सबसे पहला मॉडल था थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम में, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। ये जो मॉडल था जब थॉमसन ने देखा कि इलेक्ट्रॉन नाम का कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी एटम में होता है, जब थॉमसन को ये पता चला तब उसने इस मॉडल को प्रपोज किया। जब उसको पता चल गया, थॉमसन को ये पता था कि इलेक्ट्रॉन है अगर एटम में तो प्रोटॉन भी या पॉजिटिव चार्ज भी होगा, लेकिन वो उस टाइम उस पर काम नहीं कर पाया, उसने सिर्फ इलेक्ट्रॉन तक ही काम कर पाया। तो थॉमसन ने ये देखा कि नेगेटिव चार्ज होते हुए भी एटम न्यूट्रल है, एटम में कोई चार्ज नहीं, इसका मतलब हो ना हो एटम में कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज भी होगा। तो उन दोनों का अरेंजमेंट बेसिकली थॉमसन ने जो मॉडल दिया वो एक वाटरमेलन मॉडल जैसा था। वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं इसको, थॉमसन के मॉडल को, जो बेसिकली एटम की ओवरऑल न्यूट्रलिटी पे बेस्ड था। तो थॉमसन्स मॉडल, इसको प्लम पुडिंग मॉडल और रेजिन पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, और फेमस नाम है इसका वाटरमेलन मॉडल। तो वाटरमेलन मॉडल मतलब एक वाटरमेलन में जो सीड हैं वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एटम का मॉडल आप वाटरमेलन से दिखाएं तो जो सीड है वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे, और जो उसका रेड पल्प है अपने वाटरमेलन का वो बेसिकली पॉजिटिव चार्ज को दिखाएगा। तो उसने बोला था कि जो पॉजिटिव मास है वो एक सॉलिड स्फीयर है, और उस सॉलिड स्फीयर में डिस्पर्स्ड हैं कौन क्या नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो ये मॉडल था थॉमसन का, प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल। लेकिन इस मॉडल में बहुत सी खामियां थी, बहुत से ड्रॉबैक थे, वो अपन डिस्कस नहीं करेंगे। आप चाहें तो एनसीईआरटी में पढ़ सकते हैं ड्रॉबैक्स। तो इसलिए अब नया मॉडल आया रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड ने इस तरीके से मॉडल डेवलप किया। रदरफोर्ड ने बेसिकली गोल्ड फॉइल पर, पतली सी थिन गोल्ड फॉइल पर अल्फ़ा पार्टिकल का बम्बार्टमेंट कराया, जिसको बोलते हैं अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। बहुत पॉपुलर एक्सपेरिमेंट है क्वांटम फिजिक्स का, तो आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उसके हिसाब से उसने जब गोल्ड फॉइल पर अल्फ़ा पार्टिकल का बम्बार्टमेंट कराया, उसके जो रिजल्ट्स थे वो चौंकाने वाले थे। थॉमसन मॉडल के बिल्कुल अपोजिट ही रिजल्ट है। थॉमसन मॉडल ने जैसा बोला वैसा कुछ भी नहीं था। तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि जब आप एक एटम पर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्टमेंट करते हैं तो 99% अल्फा पार्टिकल गेट्स पास्ट अनडिफ्लेक्टेड, ये अनडिफ्लेक्टेड पाथ निकल जाते हैं। इसका मतलब ये है 99% पार्टिकल जब अनडिफ्लेक्टेड निकल जाते हैं तो इसका मतलब है मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम विल बी या शुड बी एम्प्टी। एटम का जो बहुत सारा पार्ट है, 99% पार्ट है, वो क्या होना चाहिए, एम्प्टी। कुछ पार्टिकल फ्यू 1% जो बचे उनमें फ्यू कुछ पार्टिकल क्या होते हैं, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होते हैं। जैसे यहाँ पर ये हो गए अनडिफ्लेक्टेड निकल गए, दूसरा जो रे दिख रही है आपको ये बेसिकली कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट होते हैं। तो कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट होना दिखाता है कि हो ना हो एटम के जो सेंटर में है वो कोई ना कोई ऐसी पॉजिटिवली चार्ज अपना कोई ऑब्जेक्ट है जिसके कारण से ये अल्फ़ा पार्टिकल, बेसिकली अल्फ़ा पार्टिकल में आपको बता दूं क्या होते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल में +2 का चार्ज होता है, 4 का मास होता है। तो प्लस चार्ज होने के कारण ये प्लस चार्ज जब आप बम्बार्टमेंट करते हैं तो प्लस चार्ज से रिपेल होकर डिफ्लेक्ट होता है। तो ये प्रूफ करता है कि हो ना हो न्यूक्लियस जो एटम के सेंटर है उसमें भी कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज है। और ये तीसरा ऑब्जर्वेंट है जो इसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, इस एविडेंस को, इस कंक्लूजन को, वो ये है कि तकरीबन 20,000 पार्टिकल की जब आप बम्बार्टमेंट करते हैं तो एक पार्टिकल ऐसा होता है जो अपने पाथ को रिबाउंड करता है, रिट्रेस करता है, मतलब वो जिस पाथ से जाता है उसी पाथ से वापस लौट आता है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ होगा कि हो ना हो एटम के जो सेंटर है उसमें कोई ना कोई बहुत हेवी ऑब्जेक्ट होगा और उस हेवी ऑब्जेक्ट का जो चार्ज है वो होगा प्लस। तो प्लस चार्ज के कारण जब हेवी छोटे छोटे अल्फ़ा पार्टिकल, टाइनी अल्फ़ा पार्टिकल जब हेवी और पॉजिटिवली चार्ज इस स्फीयर इस न्यूक्लियस से टकराते हैं तो ये वापस अपने पाथ को रिटर्न हो जाते हैं। इसीलिए रदरफोर्ड ने इस सेंटर को न्यूक्लियस नाम दिया। न्यूक्लियस टर्म जो है रदरफोर्ड ने।
तो इस तरह से उसने एक मॉडल प्रपोज किया, उसने एटॉमिक मॉडल जो प्रपोज किया बेसिकली वो प्लानिटरी मोशन के बेसिस पर जो अपना सोलर सिस्टम है वैसे ही उसने एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया। उसने बोला कि जिस तरह से सोलर सिस्टम में सन सेंटर में रहता है और प्लैनेट्स उसके आसपास या उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ठीक उसी तरह सेंटर में जो सन है उसको अपना पॉजिटिव चार्ज उससे अपन रिप्रेजेंट करेंगे और बाकी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन प्लैनेट से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। तो जिस तरह से प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं उसी तरह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और न्यूक्लियस के अराउंड जो रिवॉल्व करते हैं तो उनकी इस मोशन को प्लैनेटरी मोशन मतलब वो अपने एक्सिस पर स्पिन भी करते हैं और सर्कुलर मोशन भी करते हैं। तो स्पिन मोशन और सर्कुलर मोशन दोनों साइमल्टेनियसली होती है। तो बेसिकली ये था आपका रदरफोर्ड मॉडल। अब रदरफोर्ड के मॉडल में भी काफ़ी ड्रॉबैक थे, बहुत सी चीज़ों को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वो अपने सिलेबस से हटा दिए गए, इसलिए अपन उसकी बात नहीं करेंगे। अगर आपको पढ़ना है तो आप NCERT में खोल के उसको पढ़ सकते हैं। तो अब अपन आते हैं, अब अपना सिलेबस स्टार्ट होता है। जितना पोर्शन अभी तक अपन ने पढ़ा वो सब डिलीट हो चुका है। ये सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं डिस्कस किया था। आपको नहीं पढ़ना है, आप चाहें तो जिनको क्यूरियसिटी है वो जानना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं इसको। अगला अपन देखेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल। सो डेवलपमेंट ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल डेवलपमेंट बहुत सी थ्योरीज प्रपोज्ड हुई, उसके बाद बोहर्स एटॉमिक मॉडल डेवलप हुआ है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो थ्योरी, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये बहुत सी थ्योरीज हैं जिनको पहले अपने को देखना पड़ेगा। उसके बाद अपन ये देखेंगे बोहर ने किस तरह से बोहर्स एटॉमिक मॉडल डेवलप किया, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये सब चीज़ें अपन पहले देखेंगे। उसके बाद अपन उसके डेवलपमेंट, उसको बोहर्स एटॉमिक मॉडल कहेंगे। तो मतलब उसका डेवलपमेंट किन किन थ्योरी पे बेस्ड है वो अपन देखेंगे। तो सबसे पहली जो थ्योरी अपने को देखना है वो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जो मैक्सवेल ने प्रपोज की थी। मैक्सवेल ने बोला था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब अपना जो सिंपली अपन बोल सकते हैं लाइट, जो लाइट है इसका जो नेचर है ये वेव नेचर है। ये एक वेव जैसे प्रोपोगेट होता है। वेव किस तरह से प्रोपोगेट होती है, ये एक वेव है, यहाँ जो लेंथ है इसको अपन बोलते हैं लेम्बडा, और इसको बोला जाता है हाफ ऑफ द वेवलेंथ लेम्बडा बाय 2। ये जो पॉइंट है इसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड। मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड। और कोई वेव एक साइकिल में, एक सेकंड में कितने साइकिल चलती है उसको बोला जाता है हर्ट्ज। एक सेकंड में कितने वेवलेंथ कवर करती है उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी और हर्ट्ज। तो वेवलेंथ, लेंथ ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी, हाउ मेनी साइकिल्स ए वेव प्रोड्यूसेस इन ए सेकंड, ये फ्रीक्वेंसी होती है। एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ये एम्पलीट्यूड है। वेलोसिटी बेसिकली किसी वेव के लिए अगर इस c को अपन वेलोसिटी से इंडिकेट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी और लेम्बडा का मल्टीप्लिकेशन आपको वेलोसिटी देता है। तो c इज इक्वल टू न्यू लेम्बडा विल गिव यू वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन और स्पीड ऑफ रेडिएशन। तो फ्रीक्वेंसी हो जाती है अपनी लेम्बडा बाय c, और वेव नंबर होता है जस्ट अपोजिट टू फ्रीक्वेंसी, सॉरी जस्ट अपोजिट टू लेम्बडा। जैसे वेव लेंथ बेसिकली मीटर में देखते हैं अपन, वेवलेंथ की ऐसा यूनिट मीटर है। तो वेवलेंथ अपन मीटर में देखते हैं, तो एक मीटर में कितनी वेव्स आ सकती हैं वो वेव नंबर होता है। तो ये वेव नंबर बेसिकली जिसको न्यू बार से अपन इंडिकेट करते हैं, न्यू बार, न्यू से इंडिकेट करते हैं फ्रीक्वेंसी, न्यू बार से इंडिकेट करते हैं वेव नंबर। तो हाउ मेनी वेवलेंथ्स आर देयर इन ए मीटर इज दैट इज कॉल्ड वेव नंबर। तो ये बेसिक वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में ये जो टर्म्स यूज होंगी वो अपन देखिए। अपन ने वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, वेव नंबर क्या होता है। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं न्यू इज इक्वल टू लेम्बडा अपॉन c, इससे क्योंकि हर एक रेडिएशन की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इस वेलोसिटी फिक्स है। हर रेडिएशन की वेलोसिटी कितनी है, अगर मीडियम चेंज नहीं होगा तो उसकी वेलोसिटी होगी आपकी c दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल करते हैं स्पीड ऑफ लाइट से। तो इसका मतलब जो न्यू है, इसका मतलब जो न्यू है, यहाँ पर ये गड़बड़ हो गई है, c इज इक्वल टू न्यू लेम्बडा, तो न्यू विल बी इक्वल टू
बी इक्वल टू सी बाय लैम्बडा। तो इसका मतलब अगर स्पीड ऑफ लाइट है, हर रेडिएशन स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है, हर कोई सा भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो, इसका मतलब उसकी जो सी है कांस्टेंट है, तो न्यू विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। इसका मतलब वो रेडिएशन जिनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी उनकी वेवलेंथ कम होगी, या जिनकी वेवलेंथ कम होगी उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। अब आगे अपन देखेंगे स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सो अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज अरेंजमेंट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ। ये वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मैं आपको बोल चुका हूँ कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इन्वर्सली रिलेटेड है। अगर ये ऑर्डर इंक्रीजिंग वेवलेंथ का है तो ये डेफिनेटली डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी का होगा। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, उनको अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में अरेंज करेंगे तो आपको जो सेट मिलता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ ईएम वेव्स। तो अब सबसे पहले ऐसे रेडिएशन जिनकी वेवलेंथ सबसे छोटी है वो होते हैं कॉस्मिक रेडिएशन। बेसिकली कॉस्मिक रेडिएशंस इन्होंने ठीक नहीं दिए। कॉस्मिक रेडिएशंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस नहीं होते, बिकॉज कॉस्मिक रेज तो चार्ज्ड पार्टिकल। तो ये जो बुक ये मैं देख रहा हूँ अभी वो ठीक नहीं दिया, उसमें कॉस्मिक रेडिएशंस आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। गामा रेस सबसे छोटी वेवलेंथ वाली रेज हैं। आप देख रहे होंगे मीटर में जो इसकी वेवलेंथ है वो होती है 10⁻14 मीटर। इसका मतलब गामा रेस की वेवलेंथ सबसे छोटी है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, और जिस वेव की फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती है। इसका मतलब इन सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में गामा रेस मोस्ट एनर्जी वाले रेडिएशंस हैं। इसके बाद आती है एक्सरेज। एक्सरेज अपन जानते हैं जो डायग्नोस्टिक पर्पज से अपन यूज़ करते हैं, बोन फ्रैक्चर वगैरह देखने में। एक्सरेज तो उनकी जो रेंज है वो 10⁻12 से 10⁻10 मीटर है। इसके बाद आता है आपका विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम। ये जो स्पेक्ट्रम, ये जो सेट है, ये है विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम। तो विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम है उसमें उसकी जो रेंज है 10⁻8 मीटर से 10⁻6 मीटर तक। यहाँ पर ये जो दो, यहाँ पर अगर आप इस स्पेक्ट्रम को अपन अगर डिटेल में देखते हैं तो इसमें आपको 7 कलर्स मिलते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। दोज आर दी कलर्स ऑफ 7 कलर्स ऑफ रेनबो। तो वायलेट के जो पहले छोटी वेवलेंथ के, वायलेट से छोटी वेवलेंथ के जो रेडिएशन उनको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट, और रेड से जो बड़ी वेवलेंथ वाले रेडिएशन उनको बोलते हैं इंफ्रारेड। अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा मीन्स छोटा, वायलेट से छोटे, अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड मतलब रेड से दूर, इंफ्रारेड। तो IR और UV रेज, आपने नाम सुना होगा। तो IR और UV के बीच में आता है आपका स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट। तो अल्ट्रा वायलेट लाइट्स और IR रेडिएशन। तो सबसे पहले अल्ट्रा वायलेट देखते हैं। और अल्ट्रा वायलेट अपन ने देखा है बहुत कम वेवलेंथ के रेडिएशन है। इसका मतलब विजिबल लाइट में इनकी एनर्जी, विजिबल लाइट में जो ये कंपोनेंट है ये एनर्जी मोस्ट एनर्जी वाला कंपोनेंट होता है, इसीलिए इसको अपन अल्ट्रा वायलेट रेस को बेसिकली कुछ स्टरलाइजेशन जैसी प्रोसेस में यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया को मारने में, वायरस को मारने में। देखा होगा आपने आजकल सैनिटाइजर चल रहा है अल्ट्रा वायलेट लाइट के बेस्ड सैनिटाइजर, तो उनमें अल्ट्रा वायलेट लाइट यूज होती है। ये सैनिटाइजेशन का या माइक्रोब्स को किल करती है बिकॉज ऑफ इट्स हाई एनर्जी। उसके बाद आता है आपका वायलेट लाइट। तो वायलेट लाइट, विजिबल लाइट, ये सब इनके बारे में अपन डिस्कस नहीं करेंगे। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर्स हैं। इनकी जो रेंज है ये यहाँ पर जो लिखा है मैंने एंगस्ट्रॉम में लिखा है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। तो 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके 7600 एंगस्ट्रॉम तक विजिबल लाइट की स्पेक्ट्रम की लिमिट है वेवलेंथ के हिसाब से। या नैनोमीटर में आप बोले तो 380 नैनोमीटर से लेके 760 नैनोमीटर तक इनकी इसकी रेंज है। यहाँ तक आता है रेड। और आप देख रहे होंगे यहाँ से वायलेट से लेकर रेड तक वेवलेंथ बढ़ती जाती है। इसका मतलब रेड की वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी घटती जा रही है। इसका आपसे पूछा जाएगा वायलेट और रेड में ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, तो वायलेट रेडिएशन की ज़्यादा एनर्जी होगी, क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा। इसके बाद आते हैं अपन इंफ्रारेड रेडिएशन पे, जो रेड से जिनकी वेवलेंथ बड़ी है वो आते हैं। तो IR रेडिएशन, ये बेसिकली थर्मल रेडिएशंस होते हैं जो आप हीट जिनके कारण महसूस करते हैं। 2000 दी थर्मल रेडिएशंस, IR रेडिएशन थर्मल रेडिएशन है। इसके बाद आती है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स मतलब माइक्रोवेव्स आपने देखा होगा IR रेडिएशन से बड़ी वेवलेंथ वाली वेव माइक्रोवेव, जिनके ऊपर आपके
माइक्रोवेव ओवन काम करते हैं। 2003 माइक्रोवेव्स, ये भी एनर्जी के रेडिएशन हीटिंग पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। आगे आती है रेडियो वेव। रेडियो वेव को भी दो टाइप में देखते हैं, डिवाइड करते हैं, शॉर्ट रेडियो वेव और लॉन्ग रेडियो वेव। तो शॉर्ट रेडियो वेव और लॉन्ग रेडियो वेव बोथ आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन से, चाहे वो आप FM हो, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो, AM हो, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो, चाहे वो टेलीविज़न के लिए ब्रॉडकास्टिंग हो, जो भी जिस तरह की भी वेव आप कम्युनिकेशन पर्पस से यूज़ करते हैं वो बेसिकली रेडियो वेव्स में आती है। और रेडियो वेव्स रेडियो वेव्स यहाँ देख रहे हैं आप, इनकी वेवलेंथ तकरीबन 1000 मीटर तक है, 10,000 मीटर तक। इसका मतलब एक वेवलेंथ की लेंथ तकरीबन 10 किलोमीटर तक हो सकती है। रेडियो वेव इतना लंबी हो सकती है, एक सिंगल वेव तो उसकी लेंथ 10 किलोमीटर हो, तो एक रेडियो वेव की लेंथ कई किलोमीटर में भी हो सकती है। तो ये था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। इस तरह से आप जब रेडिएशन देखते हैं तो आपको ये मिलते हैं। और इसमें जो किसी बुक में आपको मिलेगा देखने को, कॉस्मिक रेज दे रखी है, तो कॉस्मिक रेज आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दे आर सिंपली जस्ट चार्ज पार्टिकल। ये एक MP बोर्ड की बुक मेरे पास रखी है, उसमें दिया हुआ है, बट अगर आप किसी बुक से पढ़ रहे हो और उसमें कॉस्मिक रेडिएशन लिखा है तो उसको करेक्ट कर लो। तो ये हुआ स्पेक्ट्रम के बारे में सब कुछ। अच्छा, वेव थ्योरी के बारे में एक बात और, जो वेव थ्योरी क्या बोलती है अपन ये देख लेते हैं। पहले वेव थ्योरी बोलती है द एनर्जी इज इमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स, जो भी सोर्स है आपका, जैसे कोई रेड हॉट रॉड है, कोई बल्ब का फिलामेंट है, ऐसे सोर्स से अगर एनर्जी इमिट हो रही है तो ये कंटिन्यूसली वेव के फॉर्म में इमिट होती है। ये पहला एस्पेक्ट था उसका। दूसरा, द रेडिएशंस आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विच ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये जो रेडिएशंस है, इन रेडिएशन में हर एक वेव के दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट होता है वेव का इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट होता है मैग्नेटिक कंपोनेंट। तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं। सपोज करो अगर ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट आप देख रहे हैं तो इस डायरेक्शन में इसके ठीक परपेंडिकुलर, इस प्लेन में अगर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है तो इस प्लेन में इसका मैग्नेटिक कंपोनेंट होगा, और वेव जो प्रोपोगेट करेगी वो इस डायरेक्शन में करेगी। मतलब अगर मैग्नेटिक कंपोनेंट में इधर इस पर दिखा नहीं पा रहा हूँ, ये मान लो आपका मैग्नेटिक कंपोनेंट है, तो E वेक्टर परपेंडिकुलर टू V वेक्टर और दैट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर। तो all the three E, B, V, electric field vector, magnetic field vector and velocity vector will be perpendicular to each other। वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो तीसरा, all the electromagnetic waves travel with the velocity of light। ये अपन देख चुके हैं, velocity of light से ट्रेवल करती है। These waves do not require any medium for propagation। ये जो वेव है इनमें को ट्रेवल करने के लिए प्रोपगेशन की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल जैसे साउंड वेव है, साउंड वेव को प्रोपगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। साउंड वेव इज ए मैकेनिकल वेव, दैट इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपगेशन के लिए किसी भी तरह के मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, इवन दे ट्रेवल इन वैक्यूम। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के कुछ एस्पेक्ट्स है। इसके बाद आते हैं अपन लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। आते हैं अगला लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में। सबसे पहला जो लिमिटेशन है वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। लिमिटेशन मीन दैट इज ड्रॉबैक्स ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं की जा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की वजह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो उनमें होते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब ब्लैक बॉडी क्या होती है? ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है जिसमें किसी भी टाइप के रेडिएशन, सपोज करो एक ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी बताता हूँ आपको, उसमें अगर आप किसी भी तरह का रेडिएशन इंसिडेंस करवाते हैं तो वो जो रेडिएशन है वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाता, वो अंदर ही रिफ्लेक्ट होके घूमता रहता है, वो कभी भी बाहर नहीं निकलेगा। दैट इज ए ब्लैक बॉडी इज परफेक्ट एब्जॉर्बर। एक ब्लैक बॉडी परफेक्ट क्या है? एब्जॉर्बर है। ये ब्लैक बॉडी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका कलर ब्लैक होता है और ब्लैक कलर अच्छा एब्जॉर्बर होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी। तो एक ब्लैक बॉडी लोअर टेम्परेचर पर परफेक्ट एब्जॉर्बर है, जबकि हायर टेम्परेचर पर वो परफेक्ट इमिटर भी होना चाहिए। और ऐसा होता है, ब्लैक बॉडी परफेक्ट इमिटर भी होती है बट हायर टेम्परेचर। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या हैं ये देखते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन मतलब अगर आप एक ब्लैक बॉडी को हीट करते हैं तब वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है, लेकिन जब हीट एक सफिशिएंटली हीटिंग के बाद जब वो इमिट आउट रेडिएशन इमिट करना स्टार्ट करती है
तो उन इमिटेड रेडिएशन की इंटेंसिटी वर्सेस लेमड़ा कर्व ये दिया, जो रेडिएशन जो इमिट आउट वो करेगी उनकी इंटेंसिटी वर्सेस लेमड़ा कर्व ये दिया। तो ब्लैक बॉडी को हीट किया आपने, उसको टेम्परेचर बढ़ाते गए तो आप देखते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T2 और T1 की बात करें, उस पर आपको इंटेंसिटी वर्सेस लेमड़ा ग्राफ ये दी। तो इनिशियली जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं ब्लैक बॉडी का, तो आप देखते हैं इनिशियली जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे कोई भी आयरन रॉड का बढ़ाया तो रेड होगा, फिर वो हल्का सा येलो होता है, फिर वाइट होगा और फिर ब्लू होता जाता है। जब बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो ब्लू हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा जब टेम्परेचर कोई चीज़ का बढ़ेगा तो वो ब्लू कलर का हो जाता है। तो इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर फ्रिक्वेंसी में भी इंक्रीज आ रहा है। कौन सी फ्रिक्वेंसी में? इमीडिएट लाइट की, इमीडिएट लाइट की फ्रिक्वेंसी में भी इंक्रीमेंट आ रहा है। अब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, कोई एक पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर है, अब टेम्परेचर नहीं बढ़ा है, तो अपन ये देखते हैं इंटेंसिटी वर्सेस लेमड़ा कर्व क्या होता है। इंटेंसिटी वर्सेस लेमड़ा कर्व ये होता है कि जिस तरह जैसे जैसे इंटेंसिटी इमीडिएट लाइट की बढ़ती जाती है, उसी पैटर्न में लेमड़ा भी बढ़ता जाता है। इंटेंसिटी बढ़ी, लेमड़ा भी बढ़ा, और एक पर्टिकुलर लेमड़ा की वैल्यू मैक्सिमम पहुंचने के बाद इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम पहुंचने के बाद लेमड़ा अगेन घटना चालू हो जाता है। तो यहाँ पर अब ये माजरा आपको समझ में आएगा थोड़ा, इसको आप इत्मीनान से पढ़ना। यहाँ पर हो क्या रहा है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अपन ने ब्लैक बॉडी को हीट कर दिया है, वो अब टेम्परेचर आप नहीं बढ़ा रहे हैं, पर जो उससे इमिटेड रेडिएशन आ रहे हैं उनको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। उनकी इंटेंसिटी बेसिकली समझना, इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी होती है एनर्जी गोइंग टू इंसिडेंट ऑन पर यूनिट एरिया इन पर यूनिट टाइम। एक पर यूनिट एरिया में, पर यूनिट सेकंड में या पर यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी आ रही है दैट इज़ इंटेंसिटी। और लेमड़ा आपको बताइए क्या होता है। तो इनके बीच का जो प्लॉट है, ग्राफ अपन जब प्लॉट करते हैं तो आपको इस तरह से ऑब्जर्वेशन मिलते हैं कि इनिशियली जब आप इंटेंसिटी आपकी बढ़ती जाती है तो लेमड़ा भी बढ़ता जाता है, लेकिन एक पर्टिकुलर हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी तक पहुँचने के बाद अगेन इंटेंसिटी आपकी घटना चालू होती है और लेमड़ा तो बढ़ ही रहा है, इंटेंसिटी आपकी डिक्लाइन होना चालू होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आप क्यों नहीं समझा सकते इसको ईएम रेडिएशन की मदद से? अपन इसलिए नहीं समझा सकते क्योंकि ईएम रेडिएशन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है उसके हिसाब से दिस इमिशन शुड बी कंटिन्यूस। ये जो इमिशन है ये कंटिन्यूस होना था, मतलब इंटेंसिटी और लेमड़ा के बीच में जो ग्राफ है वो इस तरीके से होना, कंटिन्यूस होना था। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये ग्राफ इस तरीके से नहीं होता, ये ग्राफ किस तरीके से हो रहा है? इस तरीके से हो रहा है। तो ये जो इंटेंसिटी और लेमड़ा के बीच का रिलेशन है ये अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर सकती, इसीलिए अपन ने इसका लिमिटेशन माना कि आप जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का यूज़ करेंगे उसमें से ब्लैक बॉडी रेडिएशन आप उससे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिजिक्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, आइंस्टीन को आप जानते होंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ही आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ मिला था, क्योंकि उसने लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन दिए थे। उसको कभी भी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, क्योंकि बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि उसको E=mc² के लिए नोबेल प्राइज़ मिला, लेकिन E=mc² को उसके टाइम पर किसी ने माना ही नहीं था। उसके जाने के बाद E=mc² को मानने लगे थे, इसलिए उसको जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो इन्हीं के लिए मिला है, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन उसने दी। आगे होता क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? ये देखिए आप, सपोज कीजिए कोई मेटल है की प्लेट है, इस मेटल की प्लेट पर आप कोई एक रेडिएशन इंसिडेंट करवाओ। जब आप एक रेडिएशन इंसिडेंट करवाते हैं तो इस मेटल में से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सरफेस ऑफ मेटल एज सून एज द रेडिएशन आर अलाउड टू इंसिडेंट, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये पता कैसे चला? ये बेसिकली हर्ट्ज ने इस पर पहले बहुत से एक्सपेरिमेंट किए हैं, ये इस तरीके से पता चला। हमने एक ऐसी प्लेट ली, मेटल ली, जिस मेटल को आप जानते हैं कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट कर सकते हैं। चूँकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने वाले हैं, इसलिए मैंने बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इधर लगाया, इसको नेगेटिव निशान, और यहाँ पर एक रिसेप्टर लगाया जो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। ये ट्यूब है, ग्लास ट्यूब, ग्लास रॉड कुछ भी बोलते हैं। तो मैंने इसकी सरफेस पर जैसे ही रेडिएशन इंसिडेंट करवाए, जैसे ही रेडिएशन इंसिडेंट हुए, इसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन स्टार्ट हुआ। चूँकि नेगेटिव प्लेट थी तो इलेक्ट्रॉन को इस नेगेटिव प्लेट ने रिपल्शन से आगे पुश किया, और यहाँ पर जो कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दे रखा है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ आए।
अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन इससे टकराते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक अमीटर या कुछ भी ऐसा सिग्नल लगा रखा है जो मेरे को बताएगा जब इसमें करंट फ्लो होगा, तो यहाँ पर जैसे ही करंट डिफ्लेक्शन आता है तो मैं समझ जाता हूँ कि करंट फ्लो होगा। अब आप देखिए बैटरी के दोनों इलेक्ट्रोड बहुत दूर हैं, अगर इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब यहाँ से कोई ना कोई एजेंसी होगी जो यहाँ तक पहुँच रही होगी, और वो एजेंसी तभी काम करती है जब इस पर एक रेडिएशन इंसिडेंट करवाते हैं अपन। E = h न्यू, फ्रीक्वेंसी न्यू और h प्लैंक कांस्टेंट है, इतनी एनर्जी का कोई रेडिएशन आप इंसिडेंट करवाते हैं तो ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। तो इस फिनोमेना को उन्होंने बोला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वो फोटो या लाइट से जब इलेक्ट्रिसिटी सर्किट में आती है तब जो इफेक्ट होगा उसको बोला जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था जो आइंस्टीन ने दिया। वैसे डिटेल में आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्लास 12th में पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में, लेकिन फिर भी इसके थोड़े बहुत बेसिक्स आपको बता देता हूँ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पता चल गया कि as soon as radiation are allowed to incident on a metallic surface then ejection of electron occurs। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। एक और बात, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन, या इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन और इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन में कोई भी लैग नहीं होता। ऐसा नहीं कि रेडिएशन इंसिडेंट हो गए और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने का रास्ता देखा, ये नहीं होता। बिल्कुल जैसे ही रेडिएशन इंसिडेंट हुए तुरंत इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। देयर इज नो लैग बिटवीन इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन, कोई लैग नहीं है। तो जब अपन क्या होगा, जब अपन इंसिडेंस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को चेंज किया जाए या उसकी इंटेंसिटी को चेंज किया जाए, आइए देखते हैं। क्या बेसिकली पहले तो अपन देखते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी लाइट की जो होती है वो होती है न्यू। तो एक लाइट के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो एनर्जी है वो होती है E = h न्यू। तो E = जो h न्यू है ये एक सिंगल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी। तो अब जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो बेसिकली आप एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की सिंगल वेव की एनर्जी बढ़ाते हैं। आप एक सिंगल वेव की जब एनर्जी बढ़ाते हैं, अब यहाँ पर देखिए ये बेसिकली वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती इस पार्ट को, इसलिए अपन पढ़ रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ ईएम थ्योरी। तो ये क्यों एक्सप्लेन नहीं किया जा सकते, इसलिए नहीं किया जा सकते क्योंकि मैं क्या देखता हूँ, मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूँ तो यहाँ पर अगर मुझे इस सर्किट में फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी और मुझे इस सर्किट में अगर करंट रोकना है, तो करंट रोकने के लिए अगर मैं इस बैटरी की पोलैरिटी को पलटता हूँ, तो ये जो बैटरी को पोलैरिटी पलटी है इसको बोलते हैं स्टॉपिंग वोल्टेज। अगर यहाँ पर पोलैरिटी पलटने के बाद जो वोल्टेज भी लगा इसको बोलते हैं स्टॉपिंग वोल्टेज। तो स्टॉपिंग वोल्टेज क्या होगा, स्टॉपिंग वोल्टेज वो वोल्टेज होगा जो इस सर्किट में करंट फ्लो होने से रोक देगा, ठीक करंट फ्लो होने से रोक देगा। क्योंकि अब आपने बैटरी की पोलैरिटी पलट दी है तो यहाँ आ गया माइनस और यहाँ आ गया प्लस, तो इलेक्ट्रॉन माइनस से रिपेल होंगे और प्लस से अट्रैक्ट होंगे, इसलिए जहाँ से निकलेंगे वहीं पे वापस आ जाएंगे, तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा। दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जब मैं बैटरी की इसकी इंसिडेंस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूँ तो मेरे को स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती जाती है। दूसरा इंटेंसिटी की बात करें, जब मैं इंटेंसिटी बढ़ाता हूँ तो सर्किट में करंट बढ़ता जाता है, करंट की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो ये दोनों ऑब्जर्वेशन इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से नहीं एक्सप्लेन किया जा सकते। क्यों नहीं किया जा सकते, उनके लिए आपको लाइट का पार्टिकल मानना जरूरी है। लाइट का जो पार्टिकल नेचर है वो मानना जरूरी है। देखिए कैसे, अगर आप मान लें कि लाइट वेव जैसा नहीं आता, लाइट पार्टिकल के फॉर्म में आता है, तो पार्टिकल के फॉर्म में जैसे लाइट आएगा तो छोटे छोटे पार्टिकल जो आ रहे हैं ये इंसिडेंस हो रहे हैं इस पर, और एक पार्टिकल की जो एनर्जी है वो है E = h न्यू। तो एक पार्टिकल की एनर्जी h न्यू है, और कंडीशन यहाँ पर ये है कि एक पार्टिकल, इसको अपन बोलते हैं फोटोन, ये अपन देखेंगे वीडियो लेक्चर में। एक पार्टिकल को अपन ने बोला है फोटोन। तो जो एक पार्टिकल है फोटोन, एक मासलेस वेटलेस पार्टिकल है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस कोई मास नहीं है उसका, सिर्फ वी कैन सी दी फोटोन। बंच ऑफ फोटोन को अपन बोलते हैं रेस, एक रेस बनाते हैं। तो ये जो फोटोन है, एक सिंगल फोटोन की कंडीशन ये कि वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन से ही टकराएगा। सिंगल फोटोन कैन कोलाइड विद सिंगल इलेक्ट्रॉन, और अपनी जितनी भी एनर्जी अपने पास है वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को दे देगा, उस इलेक्ट्रॉन को दे देगा। तो ये पहली कंडीशन ये, जितनी भी एनर्जी फोटोन के पास थी उतनी सारी की सारी उसने इलेक्ट्रॉन को दे दी। दूसरी कंडीशन ये कि इलेक्ट्रॉन को पूरी एनर्जी लेना पड़ेगी और कुछ एनर्जी इजेक्शन में खर्च होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन मेटालिक
बॉन्ड्स मेटालिक न्यूक्लियस से जो बाइंडेड इलेक्ट्रॉन है वो कुछ ना कुछ एनर्जी आपको खर्च करना पड़ेगी, क्योंकि उसको न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाहर निकालना पड़ेगा। तो एक तो चीज़ होगी जो न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाहर निकालने में एनर्जी कम खर्च होगी। दूसरी, जब वो ठीक बाहर निकल जाएगा तब उसको काइनेटिक एनर्जी देना पड़ेगी ताकि वो यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ जा सके, तब जो एनर्जी लगेगी उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिकली जब E = h न्यू की एनर्जी आप एक फोटोन को देते हैं तो वो जो एनर्जी है h/μ0 प्लस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी खर्च होगी। यहाँ पर μ0 को अपन बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये बेसिकली मेटल की होती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मेटल की मतलब ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी के या कम एनर्जी के रेडिएशन आपने इंसिडेंस करवाए मेटल के सरफेस पर तो इजेक्शन होगा ही नहीं। मतलब आपको अगर इजेक्शन करवाना है तो आपको एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी या उससे ज़्यादा के रेडिएशन आपको इंसिडेंस करवाना पड़ेगा उस पर। तो इस फ्रीक्वेंसी को अपन बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जो एनर्जी आप दो इंसिडेंट करवाना है बेसिकली दो जगह डिस्ट्रीब्यूट होगी। एक तो वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च होगी, क्योंकि उस एनर्जी की उस फ्रीक्वेंसी अगर μ0 है तो उस एनर्जी की वैल्यू होगी h/μ0। दूसरा जो बची हुई एनर्जी हो किसको देगी, काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, E - h/μ0। तो इसीलिए अगर आप पार्टिकल नेचर मानते हैं तो यू कैन एक्सप्लेन वेरी इजी दैट ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल, वाई स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो आप बेसिकली ये एनर्जी बढ़ाते हैं, और ये एनर्जी जब आप बढ़ाते हैं तो ये तो कांस्टेंट है, क्योंकि ये तो जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट है उतना खर्च होगा। बची एनर्जी किस में जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ती जाती है, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ती जाती है तो वी नीड मच मोर एनर्जी टू स्टॉप दी हायर वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन। वो हायर वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती जाती है ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। दूसरा इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी बढ़ाने पर करंट क्यों बढ़ता है। अब बेसिकली इंटेंसिटी क्या होती है, मैंने आपको बोला था नंबर ऑफ इंटेंसिटी इज द एनर्जी गोइंग टू इंसिडेंस इन पर यूनिट एरिया इन पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम में पर यूनिट एरिया में जितनी एनर्जी आ रही है वो इंटेंसिटी। अब आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो इसका मतलब आप एनर्जी बढ़ा रहे हो, और एनर्जी बढ़ा रहे हो इसका मतलब आप पर यूनिट एरिया में आने वाले फोटोन को भी बढ़ा रहे हो। अब जब आप पर यूनिट एरिया में आने वाले फोटोन को बढ़ा रहे हो तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ गए, तो वो ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन रहेगा तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होंगे, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होंगे तो सर्किट में चार्ज कैरियर बढ़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सर्किट के चार्ज कैरियर, और चार्ज कैरियर बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा। दैट्स व्हाई ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी करंट इन सर्किट इंक्रीजेज। तो ये जो बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ईएम रेडिएशन की मदद से नहीं समझाए सकते, ईएम थ्योरी की मदद से नहीं समझाए सकते, इसीलिए इनको लिमिटेशन में रखा गया। इनको अपन सिर्फ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इन्हीं के लिए आइंस्टीन को आप जो आज के सोलर पैनल देखते हैं, जो भी आप चीज़ें देखते हैं, सोलर पैनल है, आपके इंफ्रारेड सेंसर्स हैं, जो भी है वो सब आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक रेडिएशन के का कमाल है। तो नेक्स्ट अपन देखेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।